नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है, आज उसकी हेकड़ी होर्मुज की समंदर की लहरों में दफन हो गई। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर महीनों से जारी तनाव का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने धमकी दी, ट्रंप ने ईरान को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की बात कही, ईरान का भूगोल बदल देने की बात कही। जब काम नहीं बना तो छटपटाए, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ईरान टस से मस्त नहीं हुआ। और अब आखिरकार ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कब? जब ईरान की शर्तें मानी गई, जब ईरान की मर्जी चली और जब ट्रंप का घमंड मिट्टी में मिला दिया गया। जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज वही ट्रंप थैंक यू ईरान कहकर चापलूसी पर उतर आए। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दुनिया देख रही है कैसे एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर के किले को तार तार कर दिया। ट्रंप की अकड़ उसी होर्मुज स्ट्रेट में दफन कर दी गई जहां पर ट्रंप बाहुबली बनने चले थे। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों और हौसले में दम हो तो फिर बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। होर्मुज खुलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? ट्रंप का घमंड ईरान ने समंदर में कैसे दफन किया? जानेंगे आज इस खबर को डिटेल से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जंग खत्म हो चुकी है? क्या इस वॉर का गेम ओवर हो चुका है? और क्या अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के मिडिल ईस्ट से निकलने वाला है? दुनिया भर के मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। समंदर की लहरें किसी की जागीर नहीं होती है। बड़े बड़े सूरमाओं ने, बड़े बड़े तैराकों ने समंदर को पार कर लेने की कोशिश की, लेकिन समंदर की लहरों पर वही जीतता है जिनके हौसलों में कुछ बात हो। ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास इस इलाके की लहरों पर सिर्फ उसकी शर्तें चलेंगी, उसकी बात चलेगी। और अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी इस इलाके में कोई बिसात नहीं है। होर्मुज खुल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कह दिया, होर्मुज स्ट्रेट हमने खोल दिया है और यहां से निर्बाध जहाजों की आवाजाही होगी। महीनों के तनाव, ट्रंप की धमकियां, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दबाव, सब कुछ धुआं हो गया। ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज को ब्लॉक किया और अपनी मर्जी से खोल दिया। ट्रंप के सुपर पावर होने का जो घमंड था, वो होर्मुज में दफन हो गया। ट्रंप चाहे जितना जोर लगाएं, जितना गिड़गिड़ाएं, जितना धमकाएं, हकीकत यही है कि होर्मुज ईरान ने खोला है और अपनी मर्जी से खोला है। और ये मैं आपको साबित करके देता हूं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन में तस्वीर आपको दिखाता हूं। होर्मुज खुलने के बाद जहाज अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक साथ कतार में कई जहाज आप देख रहे होंगे जो कई दिनों से गल्फ ऑफ पर्शिया में, पर्शियन गल्फ में कैद थे, वो यहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। शांति नजर आ रही है। याद कीजिए वो दिन जब ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते थे। कभी ईरान का भूगोल बदल देने की धमकी, कभी ईरान को खत्म कर देने की धमकी, कभी ईरान को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी। ईरान पर सैंक्शंस, जंगी जहाजों का बेड़ा, युद्धपोतों का घेरा। ट्रंप का वो लहजा जैसे दुनिया उनके मुट्ठी में हो। ट्रंप ने सोचा था जैसे वेनेजुएला में तख्ता पलट किया, वैसे ही ईरान को 2 मिनट में दबा देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए, रेत जितनी कस के पकड़ो उतनी तेजी से फिसलती है, और ईरान वही रेत है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान। नतीजा सबके सामने है। आज ईरान ने ट्रंप का युद्ध वाला फितूर उतार दिया है। कैसे खुला होर्मुज स्ट्रेट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान ने होर्मुज खोला है। ये वही लेबनान है जिसे इजराइल और अमेरिका तिनके की तरह समझते थे।
और जैसे ही ईरान के साथ अमेरिका ने सीजफायर किया था, आपको याद होगा कि लेबनान पर अब इजराइल ने कितना बड़ा हमला किया था, 260 लोगों को मार दिया था, जिस पर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि यह सब नहीं चलेगा। अगर सीजफायर ईरान के साथ है तो लेबनान भी उसमें शामिल होगा। कमर्शियल जहाजों के लिए इसके बाद होर्मुज का रास्ता खुला है। किसी भी सैन्य जहाज की आवाजाही पर अब भी रोक रहेगी। सीजफायर की बाकी अवधि तक होर्मुज खुला रहेगा। 22 अप्रैल तक जहाजों की निर्बाध आवाजाही चलती रहेगी। लेबनान पर जो कांटा अटका, उसने इजराइल और अमेरिका को अंदर तक हिला दिया। ईरान टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप की हालत उस वक्त ऐसी थी कि पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि वही शेर है, अपुनीच भगवान है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धांधली की ऐसी हवा निकाली कि सुपर पावर का किला ढहता नजर आने लगा। होर्मुज खुलते ही ट्रंप की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ट्रंप की बाँछें खिल गई। और यह पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने डाला। कभी इसी पोस्ट पर गाली गलौज करते भी नजर आए थे, आपको याद होगा। अब वो लिखते हैं, ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। हिंदी में समझे तो उन्होंने लिखा कि ईरान ने अभी अभी घोषणा की है, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल गया है। अब इसमें पेच क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां यह भी लिख सकते थे कि हां, मैंने खुलवा दिया है, जैसे वह हर जंग के बारे में करते हैं, मैंने करवा दिया, मैंने जीत दिलवा दी, मैंने जंग रुकवा दी, मैंने शांति करवा दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि मैंने करवाया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है और आगे भी खुला रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा लेन देन 100% नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि इसके अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। ट्रंप का ये थैंक यू कोई आभार नहीं था, बल्कि अपनी नाकामी को छिपाने का एक जरिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह पोस्ट सबूत है कि ट्रंप ने सरेंडर किया है। होर्मुज स्ट्रेट एक महज समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की धड़कन है। और इसके बंद होने के बाद कैसे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुई, आप जानते हैं। ट्रंप जानते थे अगर ईरान ने इसे लंबे समय तक ब्लॉक कर दिया तो फिर अमेरिकी साख को वो धक्का लगेगा जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए अमेरिका ने ईरान की शर्त मानने के बाद लेबनान में सीज फायर करवाया। अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलवा कर वहां पर बिठाकर सीज फायर के दस्तावेज पर साइन करवाया और कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होना चाहिए, यही ईरान की शर्त है और इस शर्त को हमें मानना होगा फॉर द सेक ऑफ मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के वो देश जो आज तक ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा करते आ रहे हैं, यानी ट्रंप के पहले भी जो प्रेसिडेंट रहे होंगे। अब होर्मुज में ट्रंप का घमंड कैसे दफन हुआ, यह समझते हैं। पहली तो वजह यह कि ईरान की शर्तों पर कोऑर्डिनेटेड रूट देखा। ट्रंप ने दावा किया था कि वो होर्मुज को अपनी शर्तों पर खुलवाएंगे, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि अपने सेट किए गए मार्ग के माध्यम से खोला है। होर्मुज खुद से खुलने का दावा गलत साबित हुआ। अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज युद्ध में अंत में प्राकृतिक रूप से खुल जाएगा। अमेरिकी सैन्य दबाव की विफलता। ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को तबाह करने और नर्क में जीने की धमकी दी थी ताकि होर्मुज खुल सके। इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज नहीं खोला था। नेटो सहित कोई भी देश ट्रंप के साथ नहीं आया। ट्रंप ने नेटो और चीन से इस रास्ते को खुलवाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ट्रांजैक्शन, कूटनीति की मजबूरी। ट्रंप रिजीम चेंज की बात करते थे, लेकिन अंत में उन्हें ईरान के साथ लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए सहमत होना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को टैकल करने के लिए ईरान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अमेरिका के हर वार को झेला, सही वक्त का इंतजार किया, फिर ऐसा पलटवार किया जिसकी चीख दुनिया को सुनाई दी। दुनिया देख रही थी कि युद्ध जारी है, तब ईरान ने अपनी शर्तों के बिसात बिछाई। ट्रंप जो कल तक ईरान को नर्क में भेजने की बात कर रहे थे, अचानक उनके सुर बदल गए। जब ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज खोला तो ट्रंप थैंक यू ईरान करने लगे। इनसाइड स्टोरी क्या है?
ईरान के बाद लेबनान में सीजफायर, ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खोलना, ईरान की तेल निर्यात की बहाली भी कर दी, ईरान में यूएस प्रतिबंधों में ढील की भी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि भी ठीक हो सकती है। बेशक हर मुल्क विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ईरान भी विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, वॉर में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है, अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, यह भी चाहता है कि उसके देश पर कभी हमला ना हो। और इसलिए ईरान ने अपनी ताकत के प्रदर्शन से बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही अगर क्यों ना आ जाए, ईरान जंग लड़ सकता है और लंबे समय तक लड़ सकता है। दुनिया देख रही है, जीत ईरान की है और ट्रंप तो शेखी बघार रहे हैं। जल्दी अमेरिका ईरान के बीच सेकेंड फेज की बातचीत शुरू होने वाली है, डील की भी संभावना है। एक और खबर आई कि अमेरिका ईरान को $20 अरब की डील दे रहा है यूरेनियम छोड़ने को लेकर। जो ईरानी संपत्ति फ्रीज की गई है उसको भी रिलीज करने के लिए राजी है, बस ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर कर दे। लेकिन मतभेद अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बाकी है, जिसे डील अटकी हुई है। अगर ये डील बन गई तो जंग खत्म हो जाएगी और ईरान को $20 अरब अमेरिका देगा, जो कि एक मुआवजे की तरह है उसके नुकसान की भरपाई के लिए। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो सुपर पावर का किला भी ताश के पत्तों की तरह गिराया जा सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड फेज की बातचीत के लिए या उससे पहले क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान से निकलना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे लेना चाहता हूं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जिसमें संभावना होती है कि वो ये नहीं करेंगे? एक हिंदी फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, उसमें हीरो कहता है जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप लेबनान के साथ सीजफायर भी करते हैं, जबकि लेबनान तो कहीं है ही नहीं इस पूरे वॉर में। वो ईरान के कहने पे सीजफायर करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलाकर सीजफायर करते हैं। ये सरेंडर मोड कैसे ऑन हो गया अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का? क्या हो गया है आपके नेता को? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद विवेक जी, बहुत बहुत मैम। शुक्रिया। जय हिंद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आपने जो ये डायलॉग कहा ना, मैं तो उसको चेंज करना चाहूंगी। मैं तो ये बोलूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कहते वो भी करते, जो कहते वो भी नहीं करते। उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, आज सवेरे का शाम का कोई भी ठिकाना नहीं। उनको अपना सिर्फ एजेंडा है, अपना लेगेसी बनाना, और 250th ईयर्स में आपको दिखाना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसा प्रेसिडेंट अमेरिका में कोई हुआ नहीं। उससे पहले जो भी प्रेसिडेंट आया है सब बुद्धू थे और डम्ब थे, और डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यही इनका लेगेसी है। वो जताना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट, बिकॉज दुनिया ने देख लिया कि आज के सिचुएशन में प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियर वेपन। आपने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिकन डीएनए हो, हमारी कंट्री की जो बॉम्बिंग, न्यूकिंग एंड किलिंग स्प्री रहा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। उनको पता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वही डाइंग एक एम्पायर है अभी। वो ही वांट्स टू मेक श्योर दैट ही बार बार एब्सोल्युटली एवरी सिंगल डे वो बोलते हैं कि अमेरिका इज हॉटेस्ट कंट्री। आप मुझे बताइए, आप अगर हॉट हो, आप अगर हॉट कंट्री आपको लेकिन पूर्णिमा जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों नहीं कहा कि अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कि मैंने होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दिया? उन्होंने ईरान को थैंक यू कहा कि भाई ईरान को धन्यवाद है, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया। इससे पहले तो हर काम का क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं ले पा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो रिपोर्टर बन चुका है। लिटरली एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हिज ट्रूथ सोशल। ही इज ट्राइंग टू रिप्लेस द लेगेसी मीडिया आल्सो।
सो चलो, तो क्रेडिट की बात आती है कि इनको अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट कैसे दिया जाएगा? आई डोंट थिंक ईरान हैज सरेंडर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई डोंट थिंक Iranian leadership is stupid enough to just give back what is absolutely keeping them safe at this point of time. Whether it's a state of Hormuz खोलना है, या तो यूरेनियम दे देना आपको। आपको मैं एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था। आज अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते। आपका नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी ऐसे ही रह जाता। साउथ में जो कन्वर्जन का ड्रामा चल रहा है वो ऐसे ही चल जाता। नॉर्थ वेस्ट में जो आप सबसे बड़ा चर्च बनाने वाले हो एशिया की या वर्ल्ड की, वो ऐसे ही चल चल रहा होता। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू आर एक्चुअली इन ए सेफेस्ट पोजिशन बिकॉज यू हैव ए न्यूक्लियर वेपन टुडे। और आज अगर न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास नहीं होता, पाकिस्तान के पास नहीं आ जाता, वेस्टर्न कंट्री से हेल्प नहीं करते उनको। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईरान इज नॉट ए स्टूपिड कंट्री। उनके ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगाने के बावजूद आज 47 ईयर्स के बाद भी वो कंट्री खड़े हुए, अकेले खड़े हुए, कोई नहीं है उनके साथ। और जो भी है, रशिया और चाइना की बात आप करेंगे, वो पीछे से खड़े हुए हैं, वो सामने से नहीं खड़े हुए। तो आप मुझे बताइए, एक कंट्री की उनके सेल्फ रिस्पेक्ट इतने हैं, वो डॉनी द डॉन के सामने सरेंडर कर जाएंगे? नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डॉनी इतने द डॉन, स्टूपिड है। ये तो डॉनी द डॉन। बड़ा कमाल का नाम दे दिया आपने। संजय कुलकर्णी सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और को पैनलिस्ट को भी। मेरे सवाल ये है कि ईरान का मनोबल जो है वो ऊंचा था, ऊंचा है, और उसने अपने आप को और ऊंचा किया है। उसको जिस प्रकार से ऊर्जा मिलती थी उस मनोबल को ऊंचा करने के लिए, वो था मिसाइल, उसके ड्रोन। तो साथ साथ ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को ढाला, वो उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उसने किस प्रकार से स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करके पूरे विश्व को इस युद्ध में शामिल किया, और अपने तरीके से युद्ध को, मैं कह सकता हूं आज की तारीख में, समाप्त करने की कोशिश की, जिससे कि एक ऑनरेबल एग्जिट लिया। प्लस पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा था, तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर्स को लेकर के, और जिस प्रकार से बात नहीं बन पा रही थी, उन्होंने बात की। और मैं कहूंगा सभी को, बहुत सबने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है लेबनान, जैसे आप बार बार विवेक कह रहे थे, लेबनान को लेकर के सवाल लेबनान नहीं है, वहां है जो हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला जो है, लेबनान में जो राष्ट्रपति है वो तो ईसाई है, जो उनके प्रधानमंत्री है वो तो सुन्नी है, और हिजबुल्ला तो शिया है, वो स्पीकर है। तो ये जो तीनों के जो गठबंधन है, जिसके द्वारा लेबनान में सरकार चलती है, जिसमें हिजबुल्ला के खुद के 40,000 अपने सैनिक, कई लोग बोलते हैं तकरीबन 1 लाख, और लेकिन लेबनीज की जो आर्म फोर्सेस है, उनकी तनख्वाह है सिर्फ $250, और हर एक हिजबुल्ला की तनख्वाह है तकरीबन $2,000 प्रति महीना। तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्त जो पकड़ थी हिजबुल्ला की लेबनान के ऊपर। बातचीत हो रही है लेबनान के साथ, लेकिन इजराइल ने अभी तक हिजबुल्ला को के ऊपर अब कहा है कि वो अगले 10 दिन हमला नहीं करेगा, यानी कि हिजबुल्ला के ऊपर भी हमला नहीं करेगा और लेबनान के ऊपर भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान में सदर्न बेरूट पे जो हमला हो रहा था लगातार, वो जो तकरीबन जो सदर्न बेरूट पे जो हमला हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। और सदर्न लेबनान जो लिटनी रिवर के दक्षिण में पूरा का पूरा वहां जो हमला हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक तरीके से ईरान ने साबित किया, एक वो पुरानी सभ्यता है, और वो सभ्य दौर पे ही हर चीज की मान्यता प्राप्त करेगा। उसके साथ कोई तू मैं करने की जरूरत नहीं है, उसको धकेलने की जरूरत नहीं है, और उस सभ्यता से ही वो पेश आना चाहता है, और उसी सभ्यता के द्वारा ही वो सब जो मसला है वो सुलझाना चाहता है, जो उसने कोशिश की डिप्लोमेसी के द्वारा। मुझे लगता है इस पूरे लड़ाई के दौरान अब जरूरी है, ये अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी भी कहा है, स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान ने कहा हमने खोल दिया है, तो इस जो पकड़ है, जो आज घेराबंदी है, वो अमेरिका ने दोबारा कहा है कि हमने घेराबंदी नहीं छोड़ी है, घेराबंदी रहेगी 21 तारीख तक, सीजफायर तक, और जब तक डील नहीं होता है, यानी कि ट्रंप हो सकता है पाकिस्तान जाए डील करने के लिए, या कहीं पर भी जाए। अब देखें अगले 2-3 दिन में क्या होता है और किस प्रकार से बात बनती है। लेकिन बात एक साफ है कि अमेरिका ने भी माना
कि ईरान को हम कितना भी उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, लेकिन एक देश एक झंडे के नीचे जब सारे एकजुट खड़े हो जाते हैं, जिनका मनोबल लेकिन ऊंचा ये होता ये है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है कि लेबनान पर सीज फायर करने को अमेरिका कैसे तैयार हो गया, यूके देवनाथ सर? लेबनान पर अमेरिका सीज फायर करने तैयार हो गया, ये अमेरिका की और कुछ हद तक इसराइल की भी मजबूरी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना था। दुनिया भर के जितने कैपिटल्स हैं, चाहे वो नेटो देश में हो या अमेरिका के बाकी मित्र देश हों, जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ये रोज इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कहीं कहीं किंग हैं, जैसे थाईलैंड में रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे थे कि हुजूर कुछ करिए हमारे, क्योंकि इन देशों में देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश हैं, वहां पर डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल है। अगर अभी जैसे फिलीपींस में हुआ, पिछले 1 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत प्राय प्राय डबल हो गई है। वहां पर कभी भी विप्लव हो सकता है। जनता जो है अपनी सरकार के ऊपर घुस के पैलेस में घुस के आग लगा देगी। तो ये सारे अमेरिका से मिन्नतें मांग रहे थे कि आप हमारे जान को बचाइए। एक और चीज है, गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं। गल्फ कंट्रीज का जो है ऑयल एक्सपोर्ट, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, चाहे अमेरिकन ब्लॉकेड हो, चाहे ईरानी ब्लॉकेड हो। तो गल्फ कंट्रीज को चाहिए, जो कच्चा तेल वो पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, अगर वो शिप में भर भर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं जाएगी तो गल्फ कंट्रीज उसको स्टोर कहाँ करेंगी? स्टोरेज के लिए जगह चाहिए ना। तो हर रोज अगर 5, 10, 20, 30, 100 टैंकर कच्चा तेल निकल कर लेकर गल्फ कंट्रीज से बाहर नहीं निकलेंगी, तो गल्फ कंट्रीज में स्टोरेज टैंक फुल, और स्टोरेज टैंक जैसे ही फुल हो गए तो वहां से प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। और ऑयल वेल्स में एक बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऑयल वेल अगर कुछ दिनों तक कच्चा तेल ना निकाला जाए तो वहां सेडिमेंट जम जाती हैं, रेत जम जाती है, अंडरग्राउंड सॉइल की क्वालिटी बदल जाती है, जो ड्रिलिंग रिग है वो पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं लेटरली, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो गल्फ कंट्रीज भी सब हल्ला मचा रही थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, बोलिए जो मर्जी कीजिए। देखिए आज जो ईरान ने किया है, ईरान ने अमेरिका को शाबाशी दी है। गुड शो माय बॉय अमेरिका, तुमने हिजबुल्लाह पर बॉम्बिंग रुकवा दी, गुड शो। तो आज तो ईरान थपथपी दे रहा है अमेरिका को, फ्रॉम ए सुपीरियर पोजीशन ऑफ नेगोशिएशन। अमेरिका बाध्य हुआ कि बमबारी हिजबुल्लाह पर बंद कर दी जाए। ये अलग बात है कि नाम लेबनान का लिया जा रहा है। तो अब जब ईरान ने खोल दिया, ईरान ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि ये टेम्पररी खोला है ईरान ने अपने मित्र देशों के लिए। अमेरिका के और इजराइल के और ईरान के जो विरोधी दूसरे कुछ अमेरिका के पीछे लगे देश हैं जो ईरान का विरोध करते हैं, उनके टैंकर्स को नहीं आने देगा। एक और चीज, 22 तारीख को 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म, 8 अप्रैल को जो सीज फायर चालू किया था 2 हफ्ते के लिए, वो 22 तारीख को खत्म हो रही है। ईरान ने क्लियर कर दिया है, ये कोई हमेशा हमेशा के लिए खोला नहीं गया जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी चालू की 22 तारीख को, 22 अप्रैल की रात को, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर देना है। एक और चीज, लेबनान के साथ मात्र 10 दिन का सीज फायर साइन किया है, ईरान बोल रहा है परमानेंट बनाओ इसको। अब ईरान जो है वो डिक्टेट कर रहा है, बीइंग एन अंडरडॉग, ये सीखना पड़ेगा। दुनिया भर के जितने राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको सीखना पड़ेगा कि एक छोटा देश किस तरह से अमेरिका जैसे देश को नचा सकता है। ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 22 तारीख को बॉम्बिंग करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका को बोल दिया है कि जो लेबनान में बॉम्बिंग रोकने का जो वादा किया है 10 दिन का, कल से चालू हुआ है। तो 27 अप्रैल, हाँ कल से चालू हुआ है, तो 27 अप्रैल को अगर फिर से इजराइल ने बॉम्बिंग चालू की तो हिजबुल्लाह पर, तो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। तो अभी आप देखेंगे हिंदी में एक कहावत आती है कि नाको चने चव्वा देना। मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लेकिन मैं ईरान की मिलिट्री और उनके जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक चालें हैं, मेरे ख्याल से वो किसी भी भविष्य में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में पढ़ाई जाएंगी कि एक छोटे से देश ईरान ने किस तरह से अमेरिका को अपने बस में कर लिया। 27 तारीख को अगर बॉम्बिंग बंद होगी, और इस बार ईरान ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लंबे समय के लिए बंद कर देगा जी। और अब देखिए अमेरिका बगले झाड़ रहा है, दुनिया भर में हम सब हंस रहे हैं कि अब किसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है? अमेरिका,
जो अमेरिका परसों तक कह रहा था पता नहीं अनक्लॉज, पता नहीं यूनाइटेड नेशन सी लॉज, जो अमेरिका परसों तक बोल रहा था कि इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स, वो कहां गए? हवा में भाप बन गए। आज कौन है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके बैठा है? अमेरिका। तो ये अमेरिका ऐसा देश है, भारत को भी सीखना पड़ेगा कि आप उनको दबाव में डालिए तो जैसे ऊंट की नकेल डाली जाती है, अमेरिका को सीखना पड़ेगा, हर देश को दुनिया लेकिन की, ईरान ने कि ये तो अमेरिका बता को दिया कि कैसे अमेरिका को बदलूं। नकेल डाली जा सकती है। वो कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से रिएक्शन चाहूंगा, फिर मलिक सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, जो सीज फायर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में हुआ है, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दोनों के बीच में सीज फायर हुआ हो। ये 10 दिनों का मात्र है, लेकिन इसके पहले का जो सीज फायर था वो लंबे समय तक चला था। और उस समय की सीज फायर को कराने के पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्ला को काफ़ी धमकियां दी थी, और हिजबुल्ला जाहिर है कि झुकने पर मजबूर हुआ था और हिजबुल्ला को सीज फायर करना पड़ा था। और आपको याद होगा कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने किस तरीके से हिजबुल्ला के ऊपर अनेक तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए पेजर अटैक इत्यादि और अनेक तरीके किसी तरीके के सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइड जो हिजबुल्ला के जो ठिकाने थे उसमें कार्रवाइयाँ करते हुए उसको काफ़ी कमज़ोर भी किया था, काफ़ी वीकेंड किया था। हमास के साथ भी एक सीज फायर हुआ था, और हमास को भी जब सीज फायर के पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी उसके ऊपर दबाव बनाया था, और तब जाकर के हमास इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे आतंकवादी संगठनों का इजराइल के प्रति जो अप्रोच रहता है, ईरान की इस्लामिक रिजीम के इशारे पर वो काम करते हैं, और उनका लक्ष्य जो इजराइल की जो पूरे अस्तित्व के ऊपर खतरे पैदा करने का होता है, उसके खिलाफ इजराइल लड़ाई लड़ता रहेगा। और ये जो सीज फायर है वो 10 दिनों का है, लेकिन यदि हिजबुल्ला ने या उसके जो स्पॉन्सर और सपोर्टर ईरान के इस्लामिक रिजीम ने किसी तरीके का ज़्यादा एग्रेशन दिखाया, तो इजराइल उसको तोड़ने से भी बाज नहीं आएगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। पहले भी जो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच का जो सीज फायर था, उसको हिजबुल्ला की तरफ से जब हमले शुरू हुए तो इजराइल ने जाहिर है कि वो ब्रेक डाउन हुआ। और इस तरीके के सीज फायर का ब्रेक डाउन होना, अगर आप इतिहास उठा करके देख लें, तो इजराइल के साथ हिजबुल्ला और इस तरीके के आतंकवादी संगठनों के बीच में जब कभी भी सीज फायर होता है तो उसमें ब्रेक डाउन भी बहुत जल्द हो जाता है। नहीं सर, वो ब्रेक डाउन की बात तो ठीक है संजीव सर, मैं आपकी बात मानता हूं कि पहले भी सीज फायर हुआ, अभी भी सीज फायर हुआ है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान ने शर्त रखी थी कि आप लेबनान को सीज फायर में लेकर आइए, तब फिर आप सीज फायर की बात कीजिएगा और होर्मुज की बात कीजिएगा। पॉइंट ये है, ये बात अलग है कि भाई लेबनान और इजराइल पहले भी लड़ते रहे। ईरान की शर्त इतनी जल्दबाजी और आनन फानन में मानने की आवश्यकता क्यों थी डोनाल्ड ट्रंप को? वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं, सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं। पॉइंट ये है, देखिए ये जो सीज फायर हुआ है, ये ईरान और अमेरिका के बीच का जो सीज फायर है वो अलग है। ये हिजबुल्ला और इजराइल के बीच का ये सीज फायर है, और ये अवश्य है। ये मैं मानता हूँ इस बात को कि इस सीज फायर से जो वर्तमान समय में जो बातचीत चल रही है, उसके जो प्रोसेस को स्मूथन करने में और उसको और बेहतर बनाने में जरूर मदद मिलेगी। लेकिन जो हिजबुल्ला का जो चरित्र है, हमास का जो चरित्र है, या हूती का जो चरित्र है, वो चाहिए कि एक आतंकवादी चरित्र वाले संगठन है। वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टॉपिक है सर, वो उस पर चर्चा हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज अमेरिका के कैरेक्टर को तो समझें, अमेरिका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को समझें। अमेरिका को, पूरे अमेरिका के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को चाहते हैं कि ये जो बातचीत है वो सफल हो, और ईरान भी इस तरीके की बुद्धिमत्ता जरूर दिखा रहा है। और दोनों ही वॉरिंग साइड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, इस युद्ध को समाप्त करने के बारे में बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। जिस दिन ये सीज फायर हुआ था, मैंने कहा था कि बुद्धिमत्ता की जीत है, विजडम हैज प्रिवेल्ड अल्टीमेटली, और ये विजडम यदि आगे भी बनी रहे तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। जी, और दूसरा पॉइंट जी, ये एक वेलकमिंग स्टेप है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मलिक सर का रिएक्शन का ले लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है मलिक सर, अगर तो हिजबुल्ला जो है वो आतंकी संगठन है, तो फिर अमेरिका सीज फायर की बात किसी आतंकी संगठन से कैसे कर रहा है, या इजराइल
किसी आतंकी संगठन से सीज फायर की डील कैसे कर रहा है। बेशक पहले भी क्या हो, लेकिन आज ईरानी शर्तों पर एक आतंकी संगठन के साथ सीज फायर की बात, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना कभी तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। 28 तारीख से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है। विवेक जी, जहां तक अमेरिका के स्टैंड का सवाल है, देखिए ज्यादा दिन की बात नहीं है, जो सीरिया के प्रेसिडेंट है वो कभी अमेरिकन सोल्जर के हेड से खेला करते थे, और उनके ऊपर उन्होंने 10 मिलियन की बाउंटी थी और 10 मिलियन का उन्होंने किया। आज उनके प्रेसिडेंट से वो मिलते भी हैं। देखिए, ये जब देशों के स्ट्रेटेजिक हित आते हैं तो देश अपनी चीजों को अपनी स्टैंड को कंप्रोमाइज भी करते हैं। मुझे ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा मैं आशान्वित नहीं हूँ राउंड 2 की टॉल से, क्योंकि कारण यह है कि जो आज प्रोजेक्ट हो रहा है पूरा इंटरनेशनल मीडियम को जितना प्रोजेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ईरान की 10 की 10 शर्तों पर अमेरिका मान गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो हिजबुल्ला और ये इसके बीच में आपका IDF के बीच में जो सीज फायर हुआ है, देखिए ये उन्होंने इस बात को जरूर कन्वे किया होगा कि चूंकि ईरान उस बात पर अड़ा हुआ है कि बात हम शुरू नहीं करेंगे जब तक ये लेबनान के अंदर आप सीज फायर नहीं कराते हो। तो हो सकता है कि ये अच्छी सेंस प्रिवेल की हो कि चलो बात तो शुरू होने दें, देखते हैं 10 पॉइंट्स में से हम कितने पॉइंट कन्वे कर पाते हैं, या हम कितनी बातों पर डिस्काउंट्स ले पाते हैं, या अपनी कितनी बातें मनवा पाते हैं। अगर बात चलो ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि एक तो वहां पे बमबारी रुकी है, और दूसरी बात ये है कि एक बातचीत शुरू होने का एक फर्स्ट स्टेप हुआ है कि उनकी शर्त जो थी कि भाई हम ये थ्रेशोल्ड है कि इसके बिना बात ही नहीं होगी जब तक कि वहां पे बमबारी बंद नहीं होगी। तो ये अच्छा वेलकम जेस्चर मैं मानूंगा, और इसको मैं तरह से ये नहीं मानूंगा कि उनकी पराजय हो गई, मैं नहीं मानता। देखिए, ऐसे टैक्टिकल मूव, ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव देश अपनाते रहे हैं पहले से भी, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अभी आता हूं मैं दूसरे पास, जी ईरान की तरफ। देखिए, ईरान आज की स्थिति में लग रहा है ईरान डिक्टेटिंग टर्म्स में दिख रहा है। अब कितना होगा ये तब बात चलेगा जब टेबल के आमने सामने बैठ के बातें होंगी, और कौन कितनी बातों को कंसेशन देता है। अच्छी बात तो यह है कुछ दूसरा पक्ष माने, कुछ पहला पक्ष माने, और बात को लाकर इस चीजों को खत्म किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये नहीं, मेरा लॉजिक मेरे गले नहीं उतरता कि क्या इजराइल के सामने जो समस्याएं पहले से रही हैं, इजराइल की समस्याओं को अनटच छोड़ दिया जाएगा। बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई कि जिस चीज को लेकर इजराइल ने इस चीज को लीड लेकर अमेरिका को अपने साथ लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया, अगर इजराइल की समस्याओं को एड्रेस नहीं करोगे, या उनको लिखित एग्रीमेंट में नहीं लाओगे, या एक लॉन्ग टर्म सीज फायर की स्थिति में नहीं लाओगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली कहानी है कि आप तो इस तरह निकलना चाह रहे हो, मात्र निकलने की एवज में आपने समस्याओं को तो वहीं छोड़ दिया। अच्छी बात है कि देखिए ईरान, ये बात निश्चित रूप से है कि ईरान का रेस्पॉन्स जो आया है वो शायद वर्ल्ड में कम ही लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अमेरिका के अटैक, इजराइल के अटैक के एवज में ईरान की तरफ से जिस तरह से की रणनीति अपनाई गई वो सच में काबिल तारीफ है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म में कितनी काबिल साबित होगी, ईरान के अंदर से कितना डैमेज हुआ, देखिए अभी इंटरनेशनल कमेटी को नहीं मालूम है। वो सिर्फ फोटोज आ रहे हैं जो वहां पर छन कर यानी फिल्टर करके IRGC या वहां का जो डिस्पेंसेशन है उसको वर्ल्ड मीडिया को दे रहा है। अभी सवाल यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से अमेरिका क्लेम करता है कि मैंने बहुत डैमेज किया है और उसको 20 साल लगेंगे, अगर आज भी युद्ध जाता है तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात होगी कि ईरान भी अपनी वस्तु स्थिति को, क्योंकि ईरान के लोग जानते हैं कि वहां पे हुआ क्या है या क्या नहीं हुआ है, बाहर के लोगों को इतना नहीं मालूम है। हम मात्र कयास लगाकर उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो इस चीज को देखते हुए दोनों पक्षों में सेंसिबल सेंस ये होगी कि कुछ बातें ईरान छोड़े और कुछ बातें अमेरिका छोड़े। इसके साथ साथ जो तीसरा कंट्री है जो हमेशा से एक तरह से देखा जाए विवाद यानी कांटे की जड़ जो बनी हुई है, इजराइल, इस समस्या को बैठकर तीनों पक्ष सुलझाए। और इजराइल तो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट बना रहा है, वो तो समस्या की जड़ बन जाएगा आने वाले समय में। इजराइल खुद में मिडिल ईस्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर है, जैसा कि मिडिल ईस्ट के देश मानते हैं। अगर वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है तो फिर आने वाले समय में तो भसड़ और बढ़ेगी। कौन सा देश इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, आप बताइए? कौन सा मुस्लिम कंट्री इजराइल को मानता है? अब्राहम अकॉर्ड को सारे मुस्लिम देश अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कहीं ऑब्जेक्टिव में था ही नहीं अमेरिका के इस हमले में, इजराइल के इस हमले में। विवेक जी, जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो डे वन से जानते हैं कि अगर ये ईरान अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हॉर्मुज एक डिसाइसिव वेपन बनेगा, इसको जानते थे। और जिस दिन से ये पहले दिन से उन्होंने हथियार चलाना शुरू किया, उन्होंने पूरी GCC कंट्री पर अटैक किए। इसके साथ साथ ये समझ आ गया था कि ये पूरे वर्ल्ड को कैसे, मतलब जब मेजर कंट्रीज हैं जो मेजर, उनको कैसे इसमें शामिल करना चाहते हैं। ईरान की वो रणनीति, आज वो रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है। और मैं बात करता हूं इजराइल एक रियलिटी है, हमास एक रियलिटी था। लोग कहते थे कि हमास ने कब्जा कर लिया, हमास को एलिमिनेट करना असंभव है, वो कर दिया ना उसने एलिमिनेट। और लेट मी टेल यू, जब किसी देश के ऊपर हमास को एलिमिनेट करके सर कौन सा महान काम किया? हमास को पैदा करने वाले भी तो यही लोग थे।
फिलिस्तीन में दो गुट पावरफुल रहे और दोनों आपस में लड़ते रहे, यही थ्योरी थी। और ये भी खुलासा हुआ ना कि कतर के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर कैश में पहुंचाए गए हमास को, ताकि हमास पावरफुल हो। विवेक जी, अगर मैं आपकी बात को दूसरे पक्ष में रखना चाहूं, कोई भी अरब कंट्री फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाना भी नहीं चाहता। ये सब के सब उसको हथियार बनाकर उस पर खेलना चाहते हैं। किस देश ने, पाकिस्तान ने वहां के 25-30 हजार लोग मारे हैं फिलिस्तीन के लोगों को। पाकिस्तान का सर तो कोई स्टैंड ही नहीं है, पाकिस्तान की तो बातचीत करनी बेमानी है। पाकिस्तान तो बिना पेंदी वाला मुल्क है। ये सब उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने अपने हित साधना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं। इसमें ज्यादा फिलिस्तीन में कौन ऐसा इंटरनेशनल पे आया है कि आज यूएन में जाइए, अमेरिका को बैठाइए, आपस में बैठिए और फिलिस्तीन को मुद्दे को सुलझाइए? कौन कितने प्रयास दिख रहे हैं आपको? और यूएन का महत्व क्या रह गया आपका? तो कोई भी ऐसा, अभी इजराइल के अंदर बना था ना बोर्ड ऑफ पीस बना था, बोर्ड ऑफ पीस क्या एक्शन लिया? देखिए, कोई नहीं चाहता फिलिस्तीन को मुद्दा, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। वो चाहते हैं मरते रहे, वो बेचारे मरते रहे तो मरते रहे, उनको ये नहीं चाहते। ये सब लोग अपना डॉलर कमाना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर कमाना चाहते हैं, अपने व्यवस्था को पूरा सिस्टम चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता। कुलकर्णी सर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे, उसके बाद मैं पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। कुलकर्णी सर, देखिए विवेक, जैसे कह रहे हैं सर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और उसके मद्देनजर, और आज इजराइल जिस मकसद से लड़ने की उसने ईरान के ऊपर हमला किया 12 दिन की लड़ाई के बाद, और अब मकसद एक ही था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब नेतन्याहू ने खुद कहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो भी है ईरान के, वो ध्वस्त होने के बाद हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। ईरान या बाकी जो देश है वो जो बार बार कहते हैं रिवर टू द सी, पैलेस्टीनियंस विल बी फ्री, वो सवाल नहीं। चाहे अब्राहम अकॉर्ड लोग माने ना माने, अब पूरे के पूरे खाड़ी के देशों को ये बात माननी पड़ेगी कि वहां पे यहूदी हैं, वहां पे यहूदी रहेंगे, और उसके सिवा उन सबको एक साथ रहना पड़ेगा। अब सवाल ये है, अगर आप देखें, मोहम्मद रजा पहलवी ने 1974 में ये कहा था, दो बातें कही थी उन्होंने इंटरव्यू में, एक स्टेट ऑफ होर्मुज जिसको हम वेपनाइज कर सकते हैं, और दूसरा हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। 1974, कौन? मोहम्मद रजा पहलवी। ये तो 1979 में आए हैं। तो ये जो ईरानियन की सोच है, ये शुरू से सोच रही है और उस सोच से वो काम करते आए हैं। यही कारण है कि अमेरिका 1979 से लगातार सैंक्शन लगाने के बावजूद भी इतने साल, 47 साल लग गए अमेरिका को हमला करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड रखना मतलब मौत के साथ खेलना है। क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रख सकता था? कभी भी नहीं। अभी आज नहीं, आज के 20 साल के बाद भी नहीं, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और वो जिस प्रकार से ईरान बना हुआ है जियो स्ट्रेटेजिकली, नहीं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इनटू ईरान। 9 करोड़ की आबादी है, 1.6 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, इतना आसान नहीं है उधर। तो वो ईरान ने अपने पूरी जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उसको पूरा इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यह है कि ईरान ने भी अपना मनवाने की कोशिश की, और अमेरिका ने भी जिस प्रकार से ईरान को 20 साल पीछे धकेलने की कोशिश की, उसमें वो भी कामयाब हो गया। और ईरान ने भी अब 120 बिलियन डॉलर के फ्रोजन एसेट्स रिलीज होंगे, प्लस 50 बिलियन डॉलर अमेरिका उनको देगा एज पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये तो हो गए 200 बिलियन डॉलर। अब तेल से भी उनकी कमाई होगी। तो सवाल ये है, उनको 400 अरब डॉलर चाहिए ईरान को आज की तारीख में रिपेरेशन। उसमें से 50% तो मिल ही गया ना। तो 120 बिलियन डॉलर तो उसके फ्रोजन एसेट्स रिलीज हो रहे हैं और 50 यहां से मिल रहे हैं, तो उनको मिल गए तकरीबन, उनको 200 बिलियन डॉलर तो मिल जाएंगे। तो ईरान की भी जो प्रगति है, ऑफ कोर्स ईरान उस स्थिति में नहीं जा पाएगा जो पहले था, लेकिन ईरान को अपने आप उभरने के लिए भी 10-20 साल लगेंगे कम से कम। और इस दौरान कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति होगी। तो अच्छी बात है कि विश्व में शांति बहाल हुई है। विश्व में अगर स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करेंगे तो स्टेट ऑफ मलाका जो वेपनाइज अगर हो गया तो नुकसान किसका होगा? 84% ऑयल किसको जाता है? एशिया को जाता है। और वो एशिया कौन है? जिसमें शामिल चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। और पूरे विश्व में जो तेल का उत्पादन होता है वो 100 सर, अमेरिका भी तो पीछे नहीं रहा। अगर आप ये कह रहे हैं ईरान ने वेपनाइज किया, तो ब्लॉकेट तो अमेरिका ने भी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहा है अमेरिका। वेपनाइज कर देगा तो फिर फर्क क्या रह गया ईरान और अमेरिका में? अबे विवेक, आप देखिएगा विश्व में 195 देश हैं आज की तारीख में, 195 देश कम से कम, जिसमें से सिर्फ 3 देश तेल जो का उत्पादन है एक दिन का है वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे, जिसमें अमेरिका इस्तेमाल करता है 20 मिलियन बैरल्स पर डे, चीन इस्तेमाल करता है 16 मिलियन बैरल्स पर डे, और भारत इस्तेमाल करता है 6 मिलियन बैरल्स पर डे। यानी कि 42 मिलियन बैरल्स पर डे, 42% तेल इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 3 देश।
सिर्फ 3 देश, और जबकि 195 देश है विश्व के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से 20% तेल गुजरता है। अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है यहाँ से, यूरोप को भी इतनी जरूरत नहीं है। यूरोप सिर्फ 3.5% तेल लेता है सिर्फ यहाँ से, 84% तेल जाता है एशिया को। तो परेशानी तो एशिया को होगी ना। तो हम भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना निहायत जरूरी है। हर कोई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल स्टेट्स है, कोई भी इसको वेपनाइज नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो मुश्किल होगी। ईरान भी समझ गया सर, मैं इससे ज्यादा वही बार बार सवाल पूछ रहा हूं, पहले भी तो खुला हुआ था सर, बिल्कुल, बंद तो था ही इसलिए नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका खुला है। फिर यहाँ नाक स्ट्रेट ऑफ घुसाने की मलाका जरूरत क्या खुला थी? है। अमेरिका को मुंह नहीं, नहीं, उठाकर स्ट्रेट ईरान ऑफ- में घुसने की आवश्यकता क्या थी, जब उनको पता था कि होर्मुज को वेपनाइज करेंगे? विवेक, अगर स्टेट ऑफ होर्मुज से 20,000 शिप गुजरते, स्टेट ऑफ मलाका से 1 लाख, अगर मलेशिया और सिंगापुर इसको वेपनाइज करने ले जाए, अमेरिका वेपनाइज कर दे, हालत खस्ता हो जाएगी सबकी। तो इसीलिए विश्व, सारे विश्व में ये क्या ये international पॉसिबल है? ठीक है state- सर, वापस लौट रहा हूं। पूर्णिमा जी, अच्छा, आप लेबनान की बात कर रहे हो। लेबनान का हिस्ट्री भी थोड़ा सा हमें वो संक्षेप में समझना चाहिए। आज हिजबुल्लाह के नाम हमें इसलिए पता है कि इसराइल उसको फेमस कर दिया। आप लेकिन बताइए, हिजबुल्लाह फॉर्म हुआ है 1982 में। उससे पहले लेबनान में क्या हो रहा था? 1970s का जो सिविल वॉर चल रहा था, 1975 में आप देख लीजिए, वहाँ पे क्रिश्चियन लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो मुस्लिम्स को मारे हैं। 35 को मुस्लिम्स को वहाँ पे मारे हैं। उसके बाद 1978 में इसराइल लेबनान को इन्वेड किया था। उसके बाद जाके 1982 में आपको आपकी हिजबुल्लाह आई है। आप मुझे बताइए, आप इट्स नॉट एज क्लीन एज आई एम सेइंग, इज आई एम सिंप्लीफाइंग द होल सिचुएशन फॉर योर ऑडियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह अब आज शुरू हो गया, सिर्फ इजरायली को मार रहे हैं या इसराइल इन्वेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी डिस्कस करना चाहिए व्हाट इज ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। अभी जो इसराइल की कांस्टेंट एजेंडा चल रहा है लेबनान, साउथर्न लेबनान स्पेशली, वहाँ पे क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको शो करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन भी करना चाहिए। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अभी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट जो है, इट्स सिर्फ लेबनान, साउदर्न लेबनान की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीरिया की बात कर रहे हैं हम, लिटरली सऊदी अरेबिया की पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, लिटरली गाजा वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस। इन इजराइल इज द ओनली कंट्री इन द मिडिल ईस्ट यू हैज ए न्यूक्लियर वेपन, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इजराइल इज द ओनली कंट्री in the Middle East doesn't have a declared border आप है, क्या उसके चाहते हैं बारे में कि कोई बात नहीं कर रहा है। इसराइल पर नकेल लगनी चाहिए, इसराइल होना ही नहीं चाहिए, ये कह रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आई सपोर्ट इसराइल, आई सपोर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी डिस्कशन करना चाहिए, इसराइल बनने से पहले इजरायली को, जूस को वहां पे लाने के पहले सिर्फ इसराइल की बात नहीं हो रही थी। इसराइल, फॉर्मेशन ऑफ इसराइल और जू स्टेट की बात अल्जेरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर की बात भी हो रही थी। आप इसके बारे में भी बात करना चाहिए। तो इसराइल अगर यहाँ पे बनी है पैलेस्टीनियन की जगह में, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो तो जगह फिलिस्तीनियों की, वो ब्रिटेन ऑक्यूपेशन था वो इलाका जिसको ब्रिटेन ने दिया, हैंडओवर किया जूस को और इधर आपका फिलिस्तीन को, और यूएन में उसको रिकॉग्नाइज करवाया। नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे बनने से पहले आपको जगह, उनको जगह चुनना था ना। वो जगह कहाँ कहाँ पे चुना था वो भी आप सोच लीजिए ना। एट द एंड ऑफ द डे वो खैर वो एक अलग डिबेट है पूर्णिमा जी। लेकिन आज की तारीख में अगर लेबनान को स्वीकृति दे रहे हैं, लेबनान के साथ सीज फायर कर रहे हैं, फिर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन कैसे हो सकता है? या तो फिर आतंकी संगठन के सामने यूएस ने सरेंडर किया है। यूके देवना सर, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जब लेबनान से बात कर रहा था, उनके दिल में ये इच्छा थी कि लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह को काबू में कर लेगा। अमेरिका लेबनान में ये चाहता है कि बेरूत में जो सरकार है जोसेफ आयन की, वो सरकार इतनी मजबूत हो जाए, लेबनान की जो आर्मी है वो इतनी मजबूत हो जाए। अमेरिका और इजराइल इसके लिए मिलकर पृष्ठभूमि से लेबनान की जो आर्मी है उसको आर्म्स इक्विपमेंट देते हैं कि आप इतने मजबूत हो जाओ, इतने ऑर्गेनाइज हो जाओ, थोड़ा अच्छी ट्रेनिंग करके हिजबुल्लाह को काबू में कर लो। ये सर्किट काम क्यों नहीं कर रहा है ये समझना पड़ेगा। लेबनान की आर्मी में 1/3 से ज्यादा जो है शिया हैं, साउथ लेबनान से आते हैं, और ये शिया जो हैं लेबनान की आर्मी में सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं। लेबनान की आर्मी में जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो
या तो डिसिप्लिन्ड हैं या थोड़ा सबड्यूड हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं। वो फिलहाल इस युद्ध में नहीं छलांग मारना चाहते। लेबनान की आर्मी में 1/3 सुन्नी है और उनका जो सपोर्ट है, वो झुकाव है, वो शिया की तरफ है। क्योंकि चाहे लेबनान में कोई शिया हो या लेबनान में कोई सुन्नी हो, सब फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल की बात हो रही थी, आज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, जी, बहुत ज्यादा जल्दी से सर। पुराना हाँ। हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। आप इजराइल चले जाइए, 100 ज्यूज से पूछ लीजिए कि उनके दादा दादी नाना नानी कहाँ रहते थे। वो लोग इजराइल में नहीं रहते थे, वो लोग रहते कहाँ थे? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रशिया में। और अब 1950 के दशक में एक मूवमेंट चली इन कंट्रीज की, ज्यूज को बाहर निकालो। अगर आप वहां पे पीएचडी स्कॉलर्स के बुक पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि 1950 1960 के दशक में इन सारे यूरोपियन देशों में, रशिया इंक्लूडेड, एक मूवमेंट चली थी कि ज्यूज को बाहर निकालो, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके व्यवहार की वजह से। ज्यूज का एक पर्टिकुलर व्यवहार होता है, जब आप डील करेंगे उनके साथ तो पता लगता है। तो उनको उठा के कहां फेंका जाए? तो क्योंकि ब्रिटिश का मैंडेट था 1948 में, ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद से लेके 1948 तक उसको सिलेक्ट किया गया। आज आप वहां जाके पूछ लीजिए कि अरब लोग जो फिलिस्तीन के हैं, फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर या वेस्ट बैंक में, उनके नाना नानी दादा दादी कहाँ रहते थे? 100% वहीं पर रहते थे, 100% वहीं रहते थे। तो इजराइल में जो तो Jews आप ये रहते कह रहे हैं हैं, पूरा जो सिस्टम बनाया गया यही फेक सिस्टम, यही फेक सिस्टम और यही प्रॉब्लम की जड़ है। मैं विवेक जी देखिए, आज अगर आप 1911, 1921, जी 1931 का सेंसस देखेंगे, प्री नहीं, सेकेंड क्रक्स वर्ल्ड क्या है वॉर सर? का सेंसस देखेंगे, मैं आपके वहां बयान पे का क्रक्स जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही ये जो तैयार किया गया है इसी में डिफॉल्ट है। विवेक जी, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वहां पे अरब लोग ही ज्यादातर रहते थे, जी 80%। ठीक है। ये 20% ज्यूज रहते थे। और संजीव फिर श्रीवास्तव जी। बाहर से माइग्रेशन होके, भारत से भी ज्यूज गए, मणिपुर से भी ज्यूज गए, ह्यूज माइग्रेशन करके उन्होंने वहां जनसंख्या का डेमोग्राफिक सर बदल दिया अप्रूवल ज्यूज। तो यूएन से लिया ना सर। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ज्यूज जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसको मिटाने की साजिशें बहुत चली हैं। हिटलर ने भी साजिश रची थी, ईरान की इस्लामिक रिजीम भी वही साजिश रचती रही है, और विश्व में अनेकों जगहों पर एंटी सेमिटिज्म की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन ज्यूज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज्यूज को अपनी मदरलैंड को हासिल करने का हमेशा से अधिकार रहा है। और यहूदी सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि ये इस्लामिक और क्रिश्चियन सभ्यता है। अब्राहम एकॉर्ड्स की जब हम बातें करते हैं और जब अब्राहम के बारे में हम बात करते हैं, तो जाहिर है कि उसमें तीनों ही उनका कनेक्शन है। और इसी वजह से इस ज्यूज सभ्यता और संस्कृति को हमें सम्मान को देना होगा, और उनका जो डिजर्विंग प्लेस है ऑन दिस प्लेनेट, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उनको अपनी मदरलैंड को हासिल करने का अधिकार था। उस वो जो जहाँ जिस जगह पे वो रह रहे हैं, वहां पर उनका भी, ज्यूज का भी उतना ही हक था जितना कि मुस्लिम्स का था। और उसका एकमात्र सोल्यूशन है टू स्टेट सोल्यूशन। और टू स्टेट सोल्यूशन कब होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ज्यूज और मुस्लिम्स दो संप्रभु राष्ट्र के रूप में, इजराइल और पैलेस्टाइन, साइड बाय साइड हार्मोनियस तरीके से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। और विश्व भी उन्हें सपोर्ट करेगा, हमारा अपना राष्ट्र भारत भी, या अमेरिका भी, या विश्व का जो भी रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है, वो टू स्टेट सोल्यूशन की बातें करता है। लेकिन दुर्भाग्य से जी जो हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, और नहीं, अब्राहम वो एकॉर्ड्स तो को साइन हो कमेंडेबल जाने के बाद, जी, जो उसको अब्राहम जितना एकॉर्ड्स को साइन हो कंडेम, जाने वो के तो बाद कंडेमेबल है, जो जितना डायलॉग कंडेम किया जाए। जो डायलॉग अमंग जी सिविलाइजेशन चल हाँ रहा था, उसको डीरेल करने का जो कार्य किया। देखिए, आज का ये युद्ध है, मैं हाँ मानता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। जी। इसका कल्मिनेशन आप अभी देख रहे हैं। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वापस लौट रहा हूं संजीव सर। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक सर। विवेक जी, मैं 2-3 पॉइंट रखूंगा, और जितनी मेरी छोटी समझ है उसके हिसाब से मैं ये पॉइंट रख रहा हूं। सबसे पहले, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन कोई शुरुआत करता है, कोई उसको रिएक्ट करता है। अब आप ये बताइए कि फॉल्ट लाइज विद होम, इट्स अ ट्रबल क्रिएटर और इट ए डिफेंडर। पूरी दुनिया को देखिए, भारत के ऊपर देख लीजिए,
हमने जितनी चीज कही है हमने हमेशा रिएक्ट किया, हमने वो अटैक तो किसी के ऊपर नहीं किया। अब बात आ रही है, मैं लिंक कर देता हूं श्रीवास्तव साहब की बात से। 23 मेरा भी अपना पर्सनल मानना है कि अक्टूबर 23 गाजा तो सुपर्द कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था इसराइल से 2004-5 के अंदर ही। दोबारा क्या जरूरत पड़ गई? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम स्पेड को स्पेड नहीं बोलेंगे, हम समस्याओं से मुंह छुपा के भागेंगे, तो हम समस्या के हल पर ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। समस्या यहां नहीं है, समस्या ये है कि आप अच्छा एक बात बताइए, ईरान क्यों चाहता है इजराइल डेसिमेट कर दिया जाए, उसको जमीन पे एग्जिट करने का अधिकार नहीं? पाकिस्तान क्यों कहता है? क्या रीजन है? ऐसे कौन से कॉमन कारण है कि सबके, जबकि बहरीन, सऊदी अरब सब मान चुके हैं कि ठीक है इजराइल इज रियलिटी। और दूसरी, लेट मी टेल यू, अगर कभी मौका मिलेगा तो आपसे डिटेल में बात करूंगा, इजराइली सभ्यता का यानी यहूदी सभ्यता का 2800 बीसी से रिकॉर्ड मिलता है, जब उनको कभी मिस्र की तरफ भागा गया, कभी ऊपर की तरफ भागा गया, और ये लोग एक तरह से सताए हुए लोग, और आते आते बहुत देर की बात नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलियंस में हिटलर ने इनका सफाया किया। क्या इंसानों में क्या इनके हाथ कम है, आंखें कम है, क्या कमी है इन लोगों में? क्यों नफरत करते हैं हम इन लोगों से? देखिए बहुत बात गहरी है, बहुत लंबी है, लेकिन चूंकि समय छोटा है, मैं ये कहता हूं समस्या, अगर आपको दोष देना है तो प्लीज जिसने शुरुआत की उसको पकड़िए पहले, फिर ये मत कीजिए कि इसने 5 मारे, इसने 50 मार दिए। ऑपरेशन होता है, लड़ाई होती है, किसी के 5 मरेंगे, किसी के 500 मरेंगे। तो आप इस बात को, मैं नहीं इस बात से एग्री होता, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस डोमेन का दिमाग मेरा कहता है कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये एक तरह से टैक्टिकल पॉज के तहत एक मेरे ख्याल से कुछ चल रहा है। इट्स नॉट सो सिंपल व्हाट इज विजिबल ऑन द वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट सो सिंपल। जी विवेक जी, देखते हैं अब आगे क्या होगा। सेकंड फेज की बातचीत का इंतजार कीजिए। उम्मीद करते हैं बातचीत शांति के साथ सुलझा लिया जाएगा, बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाएगा। और बार बार मैं हमेशा अपने शो में कहता हूं, हम बुद्ध की धरती वाले लोग हैं, हमने हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी को प्रेफर किया है, और भारत यही अपील करेगा कि दुनिया में भी खासकर इस वॉर फ्रंट पर बातचीत और डिप्लोमेसी को भी प्रेफर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।